क्या चले बेटा आज? क्या कंप्लीट हो गया था? तो बड़ा ही आसान चैप्टर है और काफी अच्छे नंबर आपको दिलाएगा बेटा ये चैप्टर। बहुत कम मेहनत में काफी अच्छे नंबर चैप्टर 4 और 5 ये आपको दिलाएंगे बेटा। इससे पहले चैप्टर 4 और 5 ही कंप्लीट करवाए जा रहे हैं आपको, ताकि आपको लगे कि 15-20 नंबर 40 में से हमारे पक्के हो गए, बाकी लड़ाई फिर बाद में लड़ेंगे बेटा। तो परिचय से स्टार्ट करते हैं बेटा। रमन एक कंप्यूटर विज्ञान स्नातक था, यानी इससे कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया था भैया। कंप्यूटर साइंस से क्या किया था? हाँ ये और नेत्रहीन छात्रों के लिए उन्होंने बनाया था ऐप, जो ब्लाइंड स्टूडेंट है नेत्रहीन, उनके लिए बनाया उन्होंने एक ऐप। उसका एक दोस्त है अली, वो सीए रैंक होल्डर है आपकी तरह। अब अली के पास 2 बड़ी ऑडिट कंपनियों और एक कंसल्टेंसी कंपनी से कुल 3 प्रस्ताव थे नौकरी के। अब सीए के पास तो ऑफर ही ऑफर है। जो रमन है वो तकनीक को तो समझता है, टेक्नोलॉजी समझता है, लेकिन उसे वित्त, कानून, सरकारी नीति कहां जानेगा। आज साइंस का बच्चा जीएसटी जानता है क्या? कि बच्चा साइंस का बच्चा है साहब, जीएसटी क्या होता है तो आपको पता, अरे ऑडिट क्या होती है किसको पता? तो ऑडिट होती क्या है वो किसको पता है? जीएसटी क्या होती है वो? टैक्स क्या भरना है, रिटर्न क्या भरनी है आपको पता है। दूसरी तरफ आप लोगों तकनीकी का तो अनुभव नहीं है आप लोगों को। टेक्नोलॉजी के बारे में क्या जानते हो आप? टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या जानते हो? टेक्नोलॉजी अच्छी होती है। मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानता हूं। क्या टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है, जापान में पाई जाती है। हमारी खराब है। हमारी तो खराब ही है ना बेटा, हमारे पास खाली जुगाड़ होते हैं बेटा। वैसे भी अब बेटा मानने को तो कुछ ही मान लो बेटा, फर्क क्या पड़ता है बेटा। तो तकनीकी का अनुभव तो नहीं है भैया, टेक्नोलॉजी का अनुभव नहीं है, लेकिन इन सब के बारे में जानते हैं हम। पेटेंट, कानून, आईपीआर, जीएसटी, रिपोर्टिंग, सब। अली रमन के आविष्कार की व्यावसायिक संभावनाओं को समझता है, इसलिए उन्होंने दोनों ने मिलकर साथ में एक टीम बनाई और किससे पैसे इकट्ठा किया? पूंजीपतियों से। और क्या किया उससे? व्यवसाय। क्या किया? तो बेटा हर देश की अलग सरकारी नीतियां होती है बेटा, हर देश की अपनी नीतियां हैं। जैसे अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश में पुरानी कारों का आयात किया जा सकता है, यानी अगर कोई आदमी पुरानी कारें आयात करके बेचना चाहे तो बेच सकता है। बांग्लादेश में गरीब देश है ना बेचारा, लेकिन ये चीज
इंडिया में अलाउ नहीं है भाई साहब। इंडिया में कार बेचनी है ना, तो इंडिया में कार बनानी पड़ेगी। अरे नई भी आयात करके नहीं बेच सकते आप। ऐसे तो टेस्ला क्यों नहीं आया इंडिया में? टेस्ला ने कहा कि मैं अपनी कारें बेचूंगा, आपने कहा भैया बेचनी है ना, बना ले आके यहाँ पे। यहां बनाएगा तो ही बेच सकता है, बड़ा बेच नहीं सकता। अगला बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। और हमें तो बचपन से एक ही शौक है बेटा, बनाने का। बचपन से बना ही तो रहे हम। क्या बना रहे बेटा हम? हाँ गुड। तो बांग्लादेश की राष्ट्रीय नीति है, आप पुरानी कारें आयात करके बेच सकते हो। इससे इसका फायदा किसने उठाया? टोयोटा ने। चैप्टर 4026। ढाका में टोयोटा ने बड़ी संख्या में पुरानी कारों को बेचा। बायबैक स्कीम में खरीद लेते हैं। बायबैक स्कीम होती है जिसमें जब आदमी कार खरीदने शोरूम में जाता है तो उसको ऑफर दिया जाता है। नहीं, ऑफर दिया जाता है कि चलाने के बाद अगर 5 साल बाद आप ये कार हमें लौटाते हो तो हम आपको इतने पैसे दे देंगे फिक्स। तो एग्रीमेंट डन, कंडीशन चाहे जो हो, उस पर लिमिट होती है। तो 5 साल या इतने किलोमीटर, या तो इतने लाख किलोमीटर और या फिर इतने साल, दोनों में से कोई भी एक जो ज़्यादा हो। तो जैसे कि लिमिट बना दी 5 लाख या 5 साल, तो आप 5 साल में बेच सकते हैं, फिर चाहे किलोमीटर 4.5 लाख ही हुए हों। और या फिर 5 लाख होने में बेच सकते हैं, फिर चाहे साल 3 ही हुए हों। किसी भी कंडीशन में वो ले लेगा आपसे। बेटा अब आप तो कबाड़ खड़ा कर दोगे, कबाड़ थोड़ा ले लेगा। कंडीशन मतलब ऐसा, आप उसका इंजन निकाल लो, 4 पहिए निकाल लो, छत उतार दो उसकी, ये ले भाई दे दे 15 लाख रुपए। तो बायबैक स्कीम में खरीद लेते हैं, फिर उसको नया जैसा बनाते हैं और ढाका के बाजार में बेच देते हैं। तो कंपनी को फायदा हुआ डबल। पहली बार फायदा तब हुआ जब कार पहली बार बेची। मान लो 25 लाख की कार बेची तो 3-4 लाख तो तभी भी कमाए होंगे बेटा। अब उसके बाद इन्होंने कहा कि हम आपको 15 लाख में 5 साल बाद वापस ले लेंगे आपसे। तो 15 लाख में लेके लाख 2 लाख रुपए इसके ऊपर लगा के 16 लाख और 18 लाख 20 लाख में फिर बेच दी, फिर कमा लिए बेटा 3-4 लाख रुपए। तो ये जो मुद्दा है ना बेटा, ये डबल कमाई का मौका। लेकिन ये मौका इंडिया में नहीं मिलता बेटा, क्योंकि इंडिया की नीति बिल्कुल साफ है। किसी भी विदेशी कार निर्माता कंपनी को आयातित कारों को बेचने की अनुमति नहीं है। या तो पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय कंपनी में बन जाओ या फिर किसी भारतीय कंपनी का हिस्सा बन जाओ। जैसे भारत में टोयोटा किसके साथ मिलकर काम करता है? किर्लोस्कर मोटर। किसके साथ? जैसे सुजुकी काम करती है मारुति के साथ, जैसे मोटरसाइकिल में होंडा काम करता था हीरो के साथ, हीरो प्लस होंडा, हीरो होंडा, हीरो का होंडा। गुड। भारत में आप खुद के चलाने के लिए कार आयात कर सकते हो। हाँ, जैसे कि आपने कहा साहब मुझे टेस्ला चाहिए, मंगा लो, जो आयात शुल्क लगेगा दो और चलाओ, कौन मना कर रहा है। लेकिन इंडिया में कार अगर बेचनी है, आपको शोरूम खोलना है, तो वही कंपनी अपना शोरूम खोल सकती है जो कार यहां पर बनाएगी। तो बेटा ये हमारी नीति है बेटा, भारत का नीति का ढांचा। आइए बेटा इतिहास पे चलते हैं आज। भारत में तक्षशिला, वैशाली, नालंदा के
सदियों पुराने विश्वविद्यालय में हमारी जो सरकारी नीति है उन पे बहुत संवाद, विवाद, अनुसंधान, प्रयोग सब होते थे बेटा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे जिनका नाम था चाणक्य। क्या नाम था भैया? कौटिल्य, विष्णुगुप्त। तो ये तो वो नाम जो पेरेंट्स ने दिया। चाणक्य पुत्र थे ये, इससे इनका नाम पड़ा चाणक्य। और कुटिल राजनीतिज्ञ थे, इससे नाम पड़ा कौटिल्य। तीनों। चाणक्य तो इनके पिता का नाम था। अरे चाणक्य वो नहीं जो निकल जाती चाणक्य, चाणक्य निकल गई। अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी उन्होंने। कौन सी पुस्तक? और ये वैसे तो अर्थशास्त्र की प्रथम पुस्तक होनी चाहिए थी, और अर्थशास्त्र के जनक यही होने चाहिए थे, क्योंकि अंग्रेजों के, ब्रिटिश जब वो यहाँ पे रूल करते थे राज में, अंग्रेजों के राज में, हमारी सारी यूनिवर्सिटीज को जो लाइब्रेरी थी ना, जिसमें सारे रिकॉर्ड्स थे, जला के खत्म कर दिया बेटा। वरना हमसे आगे तो कोई भी नहीं था बेटा। दुनिया में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो इंडिया में ना बनी हो। दुनिया में हर चीज का आविष्कार सबसे पहले कहां हुआ? बताओ। एरोप्लेन सबसे पहले हमारे पास ही था। कैमरा इंडिया में था सबसे पहले। अरे कैमरे ने रिकॉर्ड करके, और जब संजय के पास भेजा था तभी तो संजय देख पा रहा था कहां पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। महाभारत में वाईफाई। संजय नहीं जानते आप? अरे वो संजय अपना संजय। प्लेन सबसे पहले हमारे पास था। पुष्पक वो बेसिकली रावण का नहीं था, रावण के भाई का था, कुबेर का था वो। और बहुत कम लोग जानते हैं कि कुबेर रावण का भाई है। बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को। कुबेर से तो ली थी उसने। तो वो कुबेर जो सोने की लंका थी वो भी कुबेर की थी, और धन का देवता तभी तो कहते हैं उनको। तो रावण जो थे वो कुबेर के भाई थे, छोटे भाई, बड़े कुबेर थे। और उन दोनों के पिता एक ही थे, माता अलग अलग थी। ब्रदर फ्रॉम डिफरेंट मदर। तो उनके पास हवाई जहाज था, प्लेन था, जो कि सिर्फ वॉइस कमांड चलता था। उठो, चलो, उत्तर दिशा में चलो, पूर्व दिशा में चलो। अरे ऑटोमेटिक प्लेन था हमारे पास। सबसे पहला परमाणु बम भगवान राम के पास था। मजाक समझ ले लो भाई। समुंदर ने रास्ता देने से मना कर दिया था। भगवान राम ने तीर उठाया, समुद्र ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं रास्ता दे दूंगा। तब भगवान राम ने उनसे कहा था कि भैया ये जो अस्त्र है ना, ये एक बार चार्ज हो जाता है ना, फिर चलाना पड़ेगा, अब कोई इलाज नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप इसको उत्तर दिशा में छोड़ दो। तो उत्तर दिशा में छोड़ा गया, तो जहां वो गिरा वहां बहती थी सरस्वती नदी, जो नदी हो गई गायब, और वहां बन गया रेगिस्तान, जो अब राजस्थान का थार का रेगिस्तान है ये। तो बेटा ये रियल है, कहानी थोड़ी ना ये।
अरे राम सेतु आज भी है, जाके देख लो। इनको कहानी लग रहा है। पहाड़ में मारा था, वो कार्टून था ना इसलिए। वो यहीं पे गिरा था अपने उत्तर दिशा, वहां से उत्तर दिशा ये तो पड़ेगी, यहीं पे आके गिरा था बेटा ये। और ये बिल्कुल सबूत सबके पास है कि यहाँ पे पहले नदी बहती थी, सरस्वती नदी बहती थी, सब जानते हैं। तो सरस्वती नदी जो थी वो ये रेगिस्तान कैसे बन गई? अरे तो जहां नदी थी, नदी के अंदर लोग रहते हैं क्या? नदी आदमी है कि मछली है? क्या होगा इन लोगों का? अब क्या पता बेटा, मैं उस टाइम जितनी जानकारी थी बेटा वो दे दी, अब आगे की जानकारी नहीं बेटा। हो सकता है कि यहां पर कुछ पापी लोग रहते हो। सो परमाणु बम इनके पास था, प्लेन इनके पास था, टीवी इनके पास थी, वाईफाई इनके पास था। वाईफाई तो था तभी तो वो वहीं से भेज रहा था वो सिग्नल, और संजय वहां बैठ के देख रहा था। हाँ बोले साहब वहां पे क्या हो रहा है? अभी रोको तो बेटो, किसको देखना है? दुर्योधन दिखाना भी जरा, दुर्योधन को कैमरा मैन, दुर्योधन को दिखाना जरा। महाराज दुर्योधन पिट रहा है। हाँ बुलेट प्रूफ जैकेट भी थी बेटा, किसके पास? करण के पास। हाँ सब कुछ था बेटा, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। चलो ये सब ऐसी बात है जिनके शायद हमारे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि इस दुनिया को जो इलाज की पद्धति दी गई, चरक ने दी थी, सर्जरी उसकी उसी की देन है, ये तो मानते हैं बेटा हम लोग। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी, ये भी हम जानते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो, अगर केमिस्ट्री की बात की जाए, रसायन विज्ञान, तो भैया अशोक स्तंभ जो लोहे स्तंभ है वो आज भी है, खुले में है, लेकिन लोहे पे जंग नहीं लगी आज तक, यानी उसके ऊपर कोई लेप लगाया गया था तो वो लेप बनाया था ना किसी ने, यानी उस समय के लोगों में इतना ज्ञान था कि वो वहां तक पहुंच चुके थे कि ऐसे रसायन बना सकते थे जिससे उसके ऊपर जंग नहीं लगी। उसके बाद आज तक बना पाएगा कोई? और इस सारे रिकॉर्ड्स यहां पे थे, क्योंकि सारे एक्सपेरिमेंट हुए यहीं पे थे। लेकिन अब यहाँ के तो रिकॉर्ड ही खत्म कर दिए गए, रिकॉर्ड खत्म, तो अब किसी के पास कोई नॉलेज नहीं है। और उस टाइम कोई ये इंस्टाग्राम तो था नहीं, मेरा नया प्रयोग ये लो शेयर कर दी साहब, हर कोई बना रहा है घर पे। पारा जानते हो? पारा से सोना बन सकता है, तो पारे से सोना बनाया जा सकता है, इसकी टेक्निक भी इनके पास थी, लेकिन वो टेक्निक हमारे पास नहीं है। अब क्या पता कैसे बनाते थे, भगवान जाने। होता तो हम खुद ही बना लेते क्या? पारा लाके, पारा लाओ सोना बनाओ, पारा लाओ सोना बनाओ। आपके पापा क्या करते हैं? सोना बनाओ। हाँ बिल्कुल बेटा। अरे काय को आप खाली अपने पास, सबके पास थोड़ी ना है, खाली अपन बनाते नहीं, क्यों बताते अपन किसी को? अरे तो अपन किसी को बताते नहीं ना बेटा। अरे इंस्टाग्राम क्या हम 2 ग्राम भी नहीं बताते बेटा, क्या इंस्टाग्राम बेटा। अर्थशास्त्र की रचना कर दी भाई साहब। इसके अलावा यूनान के शहरों में भी कई लोक नीतियां बनाई गई। प्लूटो, अरे प्लेटो है वो, प्लेटो और अरस्तु, प्लूटो। क्या नाम था इनका? प्लेटो और अरस्तु ने भी काफी सिद्धांत दिए थे बेटा। और उसके बाद मगध में हमारे अशोक महान, इन्होंने शांति और सद्भाव की नीति दी थी बेटा। वो एक अलग बात है, टी&सी अप्लाई। वो 1,00,000 2 लाख को मारने के बाद उनके मन में भक्ति जागी कि अब मैं हिंसा नहीं करूंगा, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। फिर भी उन्हें क्या कहा गया बेटा? मैं भी ऐसा ही महान बनना चाहता हूं।
खाली 15-20 हजार को उड़ाना है बस। हाँ, डिसाइडेड है कौन कौन उड़ा रहे हैं बेटा। हाँ बेटा, अशोक को महान कहलाने के पीछे जो रीजन है वो मुझे बहुत ही अतार्किक लगता है बेटा। आपने ये देखा कि उसने युद्ध छोड़ दिया और उसने अहिंसा का मार्ग अपनाया, अच्छी बात है, नो डाउट अच्छी बात है। लेकिन कब? हजारों लाखों लोगों को मारने के बाद। अगर ये नीति उसने युद्ध से पहले अपनाई होती तो उसे महान कहलाने का हक था। बिल्कुल है भैया। दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने बचपन से, फिर चाहे वो महावीर स्वामी हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, बचपन से उन्होंने कहा ना साहब नहीं, अहिंसा, शांति, अहिंसा परमो धर्म कहा ना उन्होंने, तो वो महान कहलाने के लायक है। ये थोड़ी कि लाखों लोगों को मार के आपका मन परिवर्तित हो गया कि पहले मैंने बच्चों को खूब पीटा मैंने, तो बाद डंडे ला लगे हाथ पांव तोड़ दिए, बाद में नहीं बेटा शांति बेटा अहिंसा। अरे जिनके हाथ पांव टूट गए उनका क्या? भगवान है, आस्था। बेटा आस्था चैनल कम देखा करो बेटा। तो गुप्त वंश में बहुत सारे राजाओं ने बहुत सारी नीतियां बनाई। दिल्ली में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भी बहुत अच्छे कर सुधार किए थे। अच्छा, गुड। अकबर महान के समय, अकबर भी महान थे पता आपको? गुड। हाँ, कौन महान? कैसे महान थे वो? अकबर महान के समय में टोडरमल इनके मंत्री थे, उनके नेतृत्व में भूमि सुधार शुरू किए गए थे, लैंड रिफॉर्म किए थे उन्होंने, कर सुधार किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने भी कर सुधार किए थे। बताओ, इनको कर की डेफिनेशन भी पता होगी इन लोगों को? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टैक्स? जानते हो कि कर क्या चीज होती है? सुधार कर दिए उन्होंने। कर क्या कर दिए? सुधार। पहले का 150% था, अब 149.5 कर दिया। कर सुधार कर दिया भैया। क्या कर दिया? लोगों में से कर का बोझ क्या कर दिया? कितना पॉइंट? हाँ बेटा, बेटा देखो, कर तो शुरू से लगते हैं और सरकार को अगर देश को चलाना है तो कर चाहिए भी सही। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भारत में या किसी भी देश में लोग कर क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि उसका कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। आज मैं कर भरता हूं हर साल, भैया मुझे क्या फायदा मिल रहा है उसका? सरकार ने हमें कोई फायदा दे रखा है, बल्कि जो फायदे मिलते हैं लोगों को, अन्य लोगों को, वो फायदे भी हमें नहीं मिलते। जो कर नहीं देते, टैक्स देते, वो बीपीएल है, उनको राशन भी मिलता है, सब्सिडी भी मिलती है, सहायता भी मिलती है, मुफ्त का इलाज भी मिलता है। हमें क्या मिलता है? आशीर्वाद। खुश रहो बेटा। और वो भी नहीं मिलता। और हम ठहरे इंडियन, हम तो भिखारी को भीख में 1 रुपए देते ना, तो उससे भी उम्मीद करते हैं बाबा आशीर्वाद तो फ्री के लाखों रुपए कौन देना चाहेगा बेटा? तो कर व्यवस्था को सुधारा जाना चाहिए। आप अप्रत्यक्ष कर ले रहे हो ना। अरे आदमी जो चीज खरीदता है उसके ऊपर कर है भाई, बिना कर के तो कोई चीज मिल ही नहीं रही। तो जब अप्रत्यक्ष कर ले रहे हो तो प्रत्यक्ष कर बंद कर दो।
लेकिन नहीं बेटा, आप तो सीए बनने जा रहे हो, आप तो यही दुआ करो कि सरकार 2 करोड़ लगाए, है ना बेटा, ताकि लोग आपके पास आते रहे रिटर्न भरवाने के लिए। बल्कि गवर्नमेंट हर आदमी के लिए रिटर्न भरना कंपलसरी कर दे कि तुम्हारी साल की इनकम कितनी है, 5,000, तो भी रिटर्न भर। सर साल के 5,000 है, चलता है 5 साल के 5,000 हो, लेकिन रिटर्न भरनी। बोले साहब रिटर्न भरने वाले ही 5,000 रुपये ले लेगा, साल भरी कमाई कहाँ गई मैं टैक्स भरने में। आइए अंग्रेजों के अधीन हो गए अब हम। यहां से एक क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक लिखी थी इन्होंने, ये हैं दादा भाई नौरोजी, और इन्होंने बताया कि किस प्रकार से, नौरोजी नहीं नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, नॉट डैरोजी। और इन्होंने ध्यान दिलाया इस बात पे कि किस प्रकार से जो अंग्रेज थे वो भारत का पैसा इंग्लैंड ले जा रहे थे, और उसके लिए उन्होंने जमींदारी व्यवस्था शुरू की थी। इंडिया को सबसे ज्यादा किसने लूटा? इंडिया को लूटा इंडियंस ने। हाउ? अंग्रेजों ने जमींदारों को कहा कि हमने आपको जमींदार अपॉइंट किया है, आप किसान की फसल जो होगी उसका 25% आप उससे टैक्स ले लेना। कितना टैक्स ले लेना बेटा? 25। तो 25% आप टैक्स ले लेना, और उसमें से 20 हमें दे देना, 5 आप रख लेना। अब ये इतने भोले थे बेचारे जमींदार, इन्होंने 75% ले लिया बेटा, अंग्रेजों को दिया 20। अब जिसने फसल उगाई खून पसीना बहाकर उसको मिला 25, जिसने ड्यूटी दी थी उनको मिला 20। और ये भाई साहब, तो ये इंडियनिस्ट तो थे, जमींदार को अंग्रेज थोड़ी ना थे, जमींदार कौन थे? इंडियंस। अरे जलियांवाला बाग हत्याकांड में ऑर्डर देने वाला जनरल डायर था, गोली चलाने वाले इंडियंस ही थे। तो फिर जनरल डायर को किस बात के हम वो देते हैं गलती उसकी? ये सारे जो सैनिक थे सारे इंडियन थे, बोले फायर, वेलो फायर। उन्होंने ये देखा कि सामने महिलाएं हैं, बच्चे हैं, अरे सीधा बंदूक से मोड़ते डायर को उड़ा देते। कोई पूछता तो कहते साहब क्या पता कहां से गोली आई। अब किसी ने फायर बोला ही नहीं, तो गोली किसको मारते? हाँ बेटा, हाँ बस बोले फायर, बोले ये लो। साइड में यही खड़े थे। तो गलती किसकी थी? इंडियंस। इंडियंस को किसी ने नहीं लूटा, इंडियंस को लूटा इंडियंस ने। अब किसान बेचारा 25% में जिंदगी जी रहा है, और उसके बाद फिर दूसरे भोले लोग, महाजन साहूकार। भाई साहब गणित सीखनी है ना, अगर इनसे सीखो। अगर एक आदमी 10,000 रुपए ले गया तो 6 महीने बाद ये कितने पैसे चुकाएगा? कितना? कैलकुलेटर पड़ा ना ये? चलो बताता हूं इनका गणित। इनका ब्याज बहुत कम होता था बेटा, इनका ब्याज होता था करीबन 50% के आसपास। रुको बेटा रुको, साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट भी तो है, चक्रवर्ती ब्याज। तो पहले महीने में 10,000 रुपये ब्याज लगा, कितना? 5,000।
तो रकम कितनी हो गई भैया? 15,000 पहले महीने में। अरे भैया हर महीने का 50% है, 50% ईयरली नहीं है, डेली मंथली है ये। मंथली 50% और भी कंपाउंड के साथ। अब आ जाओ। अरे बेटा थावस, थावस डू यू नो थावस? रखो। 6 महीने का हिसाब करना है। दूसरे महीने में 7,500 ऐड कर दो भाई साहब, 22,500। तीसरे महीने में 11,250 ऐड कर दो बेटा। तीसरा महीना कितना अमाउंट हो गया भाई? 33। चौथे महीने में इसका आधा जोड़ दो, हाँ 50,600। पांचवें में जोड़ दो बेटा 75,000। अरे चलो 900 मान लो, हटाओ, टेंशन को ले रहे हो। छठे महीने में अमाउंट कितना हो गया भाई? 1,13,000। चलो 1,13,000 मान लो, चलो राउंड फिगर में। 6 महीने बाद जो आदमी ऋण लेके गया था वो वापिस आया, बोले देखो लाला ऐसा है कि ये 10,000 तो तेरा जो असल है वो पकड़, अब बता ब्याज कितना देना है। तो 1,13,000 का आधा कटा जरा। अरे 1,13,000 का आधा करो। तो लाला ने कहा देख तेरे 1 महीने का ब्याज तो है 75,000 रुपए और तेरा मूल अमाउंट है 1,13,000 रुपए। तो 75,000 तो पहले ब्याज जमा करा और 1,13,000 रुपए रकम जमा करा। बोले इतने हो गए? बोले देख रहे थे सामने हिसाब लिखा हुआ है, कोई चोरी थोड़ा कर रही देख, और हिसाब तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, गलत थोड़ा लिखा हुआ है। अब किसान को ये समझ में नहीं आ रहा कि पहली बात तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 50% है और दूसरा वो कंपाउंडिंग चल रही है। तो ये महाजन भी इंडियन ही थे बेटा, भारतीय किसान जो था ना बेटा, उसने अपनी जिंदगी में कितनी परेशानियां देखी ना, आप सोच भी नहीं सकते बेटा। अनाज उगाया, ये जमींदार ले गए, घर की जरूरत के लिए पैसा लिया तो महाजन साहूकार खा गए। सोचो किस दुर्गति में उसने अपनी जिंदगी निकाली होगी बेटा। भारतीय किसान के लिए कहा जाता था कर्जे में जन्म लेता है, कर्जे में जीता और कर्जे में ही मर जाता है। इस केस में आके क्या बोलेगा एंड में वो कि 1,13,000 है, 75,000 है, 2 लाख रुपए हो गए। तो कर लाला तो जमीन ही रख ले यार, क्योंकि पैसे तो मैं चुका ही नहीं पाऊंगा, तो ये काम करे जमीन ही रख ले, जमीन खत्म। तो बेटा नहीं छूट नहीं सकती बेटा। 50% ब्याज आज की डेट में टाटा बिरला अंबानी नहीं दे सकते अगर कंपाउंडिंग चल रही है उसके ऊपर। रोड बाजे अंबानी, ये तो गरीब किसान थे। तो मुद्दा क्या है बेटा? मुद्दा ये कि हमें परेशान करने वाले बाहर से नहीं आए थे बेटा, इंडियंस थे बेटा। उन्होंने तो क्या लूटा ही लूटा, तो बाहर से लूटने ही आए थे। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा था, क्योंकि वो महाजन भी इंडियन थे, वो जमींदार भी इंडियन थे, सैनिक भी इंडियन थे बेटा। हमें पीटने वाले भी हम ही हमारे देश के लोग थे बेटा, इंडियंस, और गोली मारने वाले भी वही थे। तो बेटा ये जो लिखा कह रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल सही है बेटा। यहाँ पर तो यहाँ पर मुट्ठी भर अमीर अंग्रेज भारत का सारा पैसा बाहर ले गए बेटा। जिसके बारे में ध्यान किसने दिलाया बेटा? और कौन सी पुस्तक में? स्वतंत्रता के बाद 1947 में हम लोग गलती से आजाद हो गए। तो गलती से ही हुए। महात्मा गांधी जी ने खुद ही कहा था कि अंग्रेज हमें जल्दी छोड़ के जा रहे हैं, इनको 10 साल और रहना चाहिए अभी, क्योंकि अभी हम अपना शासन चलाने के लायक नहीं है। तो ये 10 साल यहाँ पे रह के हमें सिखाएं कि हमें शासन कैसे चलाना चाहिए, जल्दी जा रहे हैं। बेटा घर पे कभी नींबू लाए हो? नींबू और शिकंजी बनाई होगी। तो शिकंजी बनाने के लिए नींबू को कि पहले हम नींबू को आधा काटते, मशीन में रखा, फिर दूसरा आधा रखा, फिर दोनों को साथ रखा,
और अच्छी तरह से ऐसे निचोड़ लिया उसे। हाँ, बचाओ, मुंह पे लगा लिया बेटा। अब जो बच गया वो, उसका क्या करते हो? गाय को नींबू कौन खिलाता है भाई? उस छिलके को हम लोग सप्रेम फेंक देते हैं, और अंग्रेजों ने वही किया बेटा। अब इंडिया में निचोड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा था बेटा। वो जानते थे कि हम पूरा निचोड़ चुके हैं और अब कुछ भी नहीं बचा, इसलिए वो हमें छोड़कर चले गए। हाँ, आप सोचोगे आप क्या हो गए? आजाद। नहीं, आजाद तो आप हुए, लेकिन आपकी आजादी में तो एग्जैक्टली वो करने क्या आए थे इंडिया में? अरे आप शादी में क्या करने जाते हो? खा लिया पी लिया, उसके बाद बोला फेरे होंगे, तू ही बैठ जा। अपना तो काम हो गया भैया, अपना काम बनता। और तो बेटा फिर अपने वहां रुक के क्या करना है? तो उन्होंने तो वही किया जो यहाँ पे करने आए थे, कर लिया। तो उन्होंने, वो यहाँ पे लूटने आए थे, लूट चुके थे। अब लूटने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, तो तुरंत अपना सामान उठाया और यहां से चल दिए। और हमने कह दिया, हाँ बेटा, बेटा हर चीज के रीजन बनाने पड़ते हैं बेटा। नहीं तो ऐसे बोले कि क्यों जा रहे हो, इसलिए जा रहे हैं, जबकि रियलिटी तो हम जानते ही ना। शादी में खाना खाने के बाद आप क्या बोलते हो? यार सुबह ऑफिस जाना है यार, लेट हो रही है, घर कैसे पहुंचूंगा, बस नहीं मिलेगी। जबकि मुद्दा तो यह है कि खाना खत्म हो गया, हाँ, अपना काम हो गया, अब अपने को रुकने की जरूरत नहीं है। तो पहली औद्योगिक नीति हमने 1948 में ही बना दी थी भाई साहब, आज़ादी के 1 साल बाद। यानी कितनी जल्दी थी हमें उद्योगों को विकसित करने की। 1950 में हमारा संविधान बना बेटा, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। 2 साल 11 महीने 18 दिन इस संविधान को बनने में लगे थे बेटा। और पहली पंचवर्षीय योजना आई हमारी 1951 में। ये जो अंडरलाइन कर रहे हो सारे क्वेश्चन है बेटा, ये अंडरलाइन कर लो फटाफट। आजादी 47 में, पहली औद्योगिक नीति 48 में, संविधान 1950 में, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में, और औद्योगिक नीति में परिवर्तन 1956 में। औद्योगिक नीति में सुधार किया गया 1956 में। देखो बेटा, हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी 51 से 56 तक, और पहली जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी वो पूरी तरीके से कृषि पर आधारित थी। लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नेहरू जी और पीसी महालनोबिस, ये एक अर्थशास्त्री थे बेटा, सांख्यिकीविद भी थे। इन दोनों ने मिलकर नीति बनाई कि देश में बड़े उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए, और वही नीति 1956 में आई बेटा। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली थी, और इसमें हमने अब कई सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाई थी। जैसे कि 3 तो बड़े स्टील प्लांट ही लगा दिए अपन ने। तो 3 स्टील प्लांट लगाए थे अपन ने, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। भिलाई में, दुर्गापुर में और राउरकेला में क्या लगाए थे बेटा? 3 स्टील प्लांट। तो ये परिवर्तन बेटा यहां पर आया बेटा। आजादी के बाद यानी 1947 से लेके 1991 तक हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित थी। आपका क्या अभी मिश्रित ही है? अभी भी तो मिश्रित ही है, लेकिन पहले ये समाजवाद आधारित
मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, यानी सरकार का रोल ज्यादा, निजी क्षेत्र का कम। और अब अगर बात करें 1991 से लेके 2022, तो अब पूंजीवाद आधारित मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद। क्लियर है बेटा? तो पहले कौन सी थी बेटा? सरकार का रोल, निजी क्षेत्र का रोल, और अब बेटा पूंजीवाद का ज्यादा और उसका समाजवाद का। यहीं पे लिखा है बेटा। ये पहले के 3-4 दशकों तक, 30-40 साल तक सार्वजनिक क्षेत्र चलता रहा बेटा, लेकिन 1991 में भारत ने एक नए युग की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की भाई? वह युग जिसे उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है बेटा। एलपीजी स्टार्ट कर दिया। क्या स्टार्ट कर दिया? तो आइए बेटा, ये जो सामने लिखा हुआ है ये है 1900 आपके 51 से, मान लो 51 से 91, और ये 91 से 2022 तक ये हुआ बेटा। पहले क्या था बेटा? अरे मिश्रित तो थी, लेकिन ज्यादा किस पे थी बेटा? और अब क्या है बेटा? ज्यादा क्या है बेटा? नोट कर लेना बेटा इसको कि ये मिश्रित है, लेकिन समाजवाद ज्यादा है, समाजवाद प्रभावशाली है। और ये मिश्रित है, लेकिन क्या ज्यादा है बेटा? क्लियर है बेटा? उस टाइम सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के साथ चलते थे बेटा, और अब किसके साथ चल रहे बेटा? उस टाइम आर्थिक नियोजन था, यानी हम पंचवर्षीय योजनाएं बनाया करते थे। अब भारत में मैं आपको बता दूं कि पहले योजना आयोग था। क्या था बेटा? इसकी स्थापना भी 1950 में हुई थी, जिसका काम था भारत के लिए पंचवर्षीय योजनाएं। अब खत्म हो गया बेटा। इसकी जगह क्या आ चुका है बेटा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। कौन सा आयोग? अब हमारी अर्थव्यवस्था चलती है बाजार तंत्र पे, मांग और पूर्ति की शक्तियां तय करती है बेटा क्या होगा और क्या नहीं होगा। पहले हमारी आर्थिक नीति कैसी थी बेटा, और अब कैसी है बेटा? अब ये बंद आर्थिक नीति और खुली आर्थिक नीतियां, दोनों में बहुत अंतर है बेटा। इसी चैप्टर में आगे भी आएगा, डिस्कस करेंगे डिटेल से। पहले सरकार की भूमिका सबसे ज्यादा थी, और अब किसकी भूमिका ज्यादा है बेटा? पहले सिर्फ नियमन और नियंत्रण चलता था, अब चलता है नियमों का उदारीकरण। पहले हर जगह रूल्स रेगुलेशन, अब हर जगह आज़ादी ही। तो बेटा ये नियंत्रण, ये आज़ादी, ये नियंत्रण, ये तो बहुत फर्क आ चुका है बेटा पहले में और अब में। और ये टेबल जो है बेटा ये आपको बनवाएंगे कल, तो इस टेबल से शुरुआत करेंगे कल। तो आज एक घर पे काम करना, अपने माता पिता दादाजी से बात करें और देखना, उनसे पूछना कि 70 के दशक में जीवन कैसा था और 90 के दशक में जीवन कैसा है। दादा दादी तो होंगे, दादी, तो पापा से पूछना बेटा कि 90 के दशक में क्या था बेटा। ठीक है।